बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नैब और एससीसीपी कहते हैं कि B4U ने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया है, जबकि कंपनी कहती है कि ऐसा नहीं है। इससे पहले जिन कंपनीज के ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगता था, उनके जो ओनर्स थे वो मुल्क से भाग जाते थे। जैसे जीटी में हमने देखा ओनर्स भाग गए, लासानी में हमने देखा ओनर्स भाग गए। इसी तरह जो मुदाबा स्कैंडल था उसमें हमने देखा कि ओनर्स मुल्क से फरार हो गए और कंपनी ठप हो गई। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी अरसे बाद ऐसा हुआ है कि एक कंपनी के ओनर ने स्टैंड लिया है, वो भागा नहीं है और इस टाइम के ऊपर एक केस चल रहा है जिसका 28 तारीख बड़ा अहम है, क्योंकि इस दिन रेफरेंस फाइल होगा और हमें पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है नैब का केस और क्या सबूत है उनके पास। अब ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी और अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी ये फ्रॉड है, तो इस फ्रॉड के अंदर एक शख्स शामिल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ सीईओ साहब ने ही फ्रॉड कर दिया अगर फ्रॉड हुआ है। और जब भी इस तरह की कंपनीज होती हैं तो उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि लीडर्स कहलाते हैं, जो कि अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो वेबसाइट कंपनी की चलाते हैं, कुछ लोग हैं जो कि पैसे का ख्याल रखते हैं, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आके लोगों को गुमराह करते हैं कि जी आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें और ये कंपनी बहुत अच्छी है, इससे आपको इतने प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक ही शख्स है उसी ने फ्रॉड कर दिया है, जबकि किसी ने उन्होंने जाके तो लोगों से पैसे नहीं लिए। वो एक पूरी टीम थी जिसमें कई लोग शामिल थे और उसमें कुछ लोग हैं जो कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया और सीईओ साहब कहते भी रहे हैं कि कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो रेफरेंस होगा क्या वो सिर्फ सीईओ साहब के ऊपर होगा, एक शख्स के ऊपर, और बाकी सब बच जाएंगे, या उनको भी शामिल किया जा सकता है। तो इस केस को, इस सवाल के जवाब के लिए जो है हमें 28 को ही पता चलेगा। लेकिन ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो कि इससे मिलता जुलता केस है, लेकिन वो छोटे लेवल का फ्रॉड था, छोटा तो नहीं था, चले 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नैब ने उसमें रेफरेंस फाइल किया था। लेकिन उस कंपनी का भी तरीका ऐसा ही था कि वो भी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए, उनके पास भी लाइसेंस नहीं था, उनके ओनर भी गिरफ्तार हो गए, उनके वकील हल्के थे तो वो गिरफ्तार ही रहे और उनके ऊपर भी नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया। तो उनके जो रेफरेंस है उसको अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर सिर्फ आदम अमीन चौधरी पे रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, उनके जो को फाउंडर थे, यानी कि उनके साथ जिसने कंपनी स्टार्ट की, वो थे फैसल अयूब बंगेश साहब, उनके ऊपर भी रेफरेंस फाइल हुआ है। जो उनका फाइनेंस चलाते थे जवाद साहब, उनके ऊपर भी रेफरेंस में उनका भी नाम है। और उनकी जो वेबसाइट चलाते थे, या चले वो जो सॉफ्टवेयर था जिसके ऊपर सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितने लोग हैं, उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उनके ऊपर भी रेफरेंस शामिल हुआ है, उनका नाम भी। इसी तरह मोहम्मद अमीन साहब जो है, जो कि आदम अमीन के वालिद हैं, उनके ऊपर भी नैब ने रेफरेंस दाखिल किया है। और जो इसके अंदर बताया गया रेफरेंस के अंदर वो यही है कि जी इन्होंने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं, उन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, और सॉफ्टवेयर था जो कि जिसमें इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया है। तो इस तरह का रेफरेंस के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो ये फ्रॉड था तो एक शख्स इसमें शामिल नहीं है, और सिर्फ अभी तक तो हमने देखा है कि सिर्फ सीईओ साहब ही गिरफ्तार हुए हैं इस केस के अंदर। लेकिन हमें 28 तारीख को यह पता चलेगा कि क्या और लोग, क्योंकि फ़ायदा तो बहुत लोगों ने उठाया और लोगों के अपने वीडियोज़ हैं, उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वो खुद कहते थे कि जी हमने इतना ज़्यादा पैसा कमाया है। और अगर ये मनी रोटेशन का बिजनेस था तो लोगों के पैसे कुछ लोगों के पास ज़्यादा गए हैं और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तो अब देखना ये होगा कि नैब जो है वो रेफरेंस के अंदर क्या और लोगों को भी शामिल करेगी या सिर्फ सीईओ साहब भी इसके अंदर शामिल होंगे, वो हमें 28 तारीख को पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि जी आगे की क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।